हम बता चुके थे आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। क्या हो गया, चलिए सिंगिंग काहे करें, सिंगिंग हम इंडियन आइडल में थोड़ी आए हैं, हम सिंगिंग नहीं करते, हम सिंगिंग नहीं करते ज्योति जी, हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाएंगे। चलिए इधर देखिए, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ये एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। ध्यान से देखिए, बर्नार्ड कैटलवेल ने किया था इंग्लैंड के अंदर स्टडी। ध्यान से सुनिए, वहां पे एक मॉथ मिलता था, पेपर्ड मॉथ, जिसको बोलते हैं बिस्टन बिटुलेरिया। क्या बोलते हैं, पेपर्ड मॉथ या बिस्टन बिटुलेरिया। आवाज आ रही है सभी लोगों को? चलिए चलिए, बिस्टन बिटुलेरिया, इसमें म्यूटेशन हुआ, इसमें म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन के बाद दो बने, व्हाइट विंग्ड और डार्क विंग। ये व्हाइट विंग दिख रहा है, ये डार्क विंग दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? क्या हो रहा है इसमें? चलिए बिल्कुल मौत है ये। तो वहां पे ये देखा गया बच्चों कि जब पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूशन क्यों नहीं था? क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं थी। पॉल्यूशन क्यों नहीं था? क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं थी, मतलब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि 1850 में वहां पे जब पॉल्यूशन नहीं था, जब पॉल्यूशन नहीं था, ये पेन को क्या हो गया यार, पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था, तो वहां पर कौन था? वहां पर लाइकेन थी। वहां पे कौन था? लाइकेन थी। फोन समझ में आ रहा है क्या? हाँ वो मुझे, अब मैं क्लास चेंज करूंगा, 5-10 मिनट खराब हो जाएंगे, है ना, तो वो तो हम नहीं करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करके चलते हैं कुछ। उन्होंने बोला नहीं था किसी को, सही हो जाता अब तक। चलिए, है ना। तो जब वहां पे इंडस्ट्री के पहले पॉल्यूशन नहीं होगा, जब इंडस्ट्री के पहले पॉल्यूशन नहीं होगा, तो जहां पे पॉल्यूशन नहीं है, जहां पे पॉल्यूशन नहीं है वहां पे ग्रो करते हैं लाइकेन। वहां पे कौन ग्रो करते हैं? लाइकेन। और लाइकेन का कलर होता है व्हाइट, और व्हाइट होने की वजह से वहां पे जो पेड़ मिल रहे थे, ये पेड़ का ये शूट है, ये शूट है, ये जो शूट है वो कैसा हो गया था? व्हाइट। ये कैसा हो गया था? व्हाइट। अब कहीं व्हाइट सरफेस पर एक व्हाइट इंसेक्ट है और एक ब्लैक इंसेक्ट है, कौन सा इजीली विजिबल होगा? ब्लैक, है ना। तो यहां पे क्या होगा कि ब्लैक का नंबर तो कम होगा और इसका व्हाइट का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि नेचर किसको सपोर्ट कर रही है? नेचर किसको सपोर्ट कर रही है? नेचर व्हाइट को सपोर्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ व्हाइट मोर, है ना। आरटी और इंडस्ट्री के बाद क्या हुआ? जैसे वहां पे इंडस्ट्रीज लगी, जैसे वहां पे इंडस्ट्रीज लगी, इंडस्ट्रीज लगने के बाद वहां पे कौन हो गया? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हो गया तो कौन चला गया? लाइकेन चला गया। लाइकेन चलते ही पेड़ का ओरिजिनल कलर आ गया डार्क। तो अब कौन इजीली विजिबल होगा? अब कौन इजीली विजिबल होगा? व्हाइट। तो किसका नंबर बढ़ेगा? ब्लैक का। तो इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, बिल्कुल। नेचर जिसको सपोर्ट करती है उसका नंबर बढ़ता है, जिसको सपोर्ट नहीं करती उसका नंबर कम होता है। यही डार्विन ने कहा था और यही हमें इससे समझ में आया। दूसरा एग्जांपल समझो, ये देखो यहां पर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है। इस बैक्टीरिया की कॉलोनी में दो तरह के बैक्टीरिया हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया ऐसे हैं, मैक्सिमम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एंटीजन के लिए सेंसिटिव हैं, जो कि एंटीजन के लिए सेंसिटिव हैं। जैसे ग्रीन वाले, ये एंटीजन के लिए सेंसिटिव हैं, लेकिन जो ये ब्लू वाला है ये एंटीजन के लिए रेसिस्टेंट है, सॉरी एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट है। तो आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो सब मर जाएंगे, लेकिन कौन नहीं मरेगा? ये ब्लू वाला नहीं मरेगा। कौन नहीं मरेगा? ये ब्लू वाला नहीं मरेगा। अब आपने ग्रीन वाले तो मार दिए, अब ब्लू वाला बच गया, आप ठीक तो हो गए, लेकिन अब सारे के सारे नेचर में कौन आएंगे? सारे के सारे नेचर में कौन पैदा होंगे? ब्लू वाले। अब ब्लू वाले पैदा होंगे, अब आप कितनी एंटीबायोटिक्स खा लो, आप कितनी एंटीबायोटिक्स खा लो, कुछ होगा क्या? कितनी ही एंटीबायोटिक्स खा लो, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पे हमने सिलेक्शन करवा दिया, नेचर ने नहीं करवाया, किसने करवाया? इंसान ने करवाया। ऐसा ही सिलेक्शन कहां देखने को मिला? ऐसा ही सिलेक्शन देखने को मिला पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स में। ये जो हम स्प्रे करते हैं ना, किसान लोग जो होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। अब स्प्रे करते हैं तो वहां पे दो तरह के पहले से हैं, बाद में नहीं, पहले से हैं दो तरह के। एक तो वो जो उससे मरेंगे, एक वो जो उससे नहीं मरेंगे। अभी नंबर किसका ज्यादा है बिफोर स्प्रे? जो मर जाएंगे। तो हमने, किसान ने जो है स्प्रे छिड़का और मैक्सिमम मर गए, तो उसको अच्छी फसल हुई। लेकिन अब ये जो रेड वाले हैं, ये ऐसे हैं, कैसे हैं रेड वाले? ये ऐसे हैं कि भाई साहब ये मरते नहीं हैं। अब धीरे धीरे इसमें रेड का नंबर बढ़ता जा रहा है और ब्लैक का नंबर कम होता जा रहा है। रेड का नंबर बढ़ता जा रहा है और ब्लैक का नंबर कम होता जा रहा है। तो धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन ऐसी हो जाएगी जो स्प्रे काम ही नहीं करेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। देखा होगा ना, पहले डीडीटी से मच्छर मरते थे, अब डीडीटी काम ही नहीं करती। अब ऑल आउट के ऊपर मच्छर बैठ के डांस करता है, आपको चिढ़ाता है कि देख तेरा ऑल आउट काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन उसकी आ चुकी है जो उसके ऊपर कोई काम ही नहीं करेगा, बोलता ही नहीं है कोई। तो ये सब काम नेचर करती, लेकिन बहुत टाइम में करती। लेकिन हम कौन? इंसान। और इंसानों के लिए एक वर्ड आता है क्या? एंथ्रोपोजेनिक। तो ये सब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट हो गया। क्या हो गया? बहुत फास्ट हो गया। तो ये भी एग्जांपल किसके हैं? सारे एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन के। बात आ रही है समझ में?
चलिए बहुत आसान है ये एक पॉइंट देखिए, आगे जाके क्या होगा आप नहीं बता सकते। जैसे मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि ये स्पीसीज आगे जाके इस स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगी, ये इवोल्यूशन होगा। कहने का मतलब इवोल्यूशन कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। किसके सेंस में? डिटरमिनिस्ट के सेंस में। आपको याद हो तो एक फ्लाइंग रेप्टाइल बताया था मैंने, फ्लाइंग रेप्टाइल टेरेनोडोन, वो उड़ने लगा था। क्या उससे बर्ड्स बने थे? क्या उससे बर्ड्स बने थे? क्या नहीं, बर्ड्स तो एक नहीं उड़ने वाले आर्कियोप्टेरिक्स से बने थे। तो उस वक्त कैसा लग रहा होगा अगर हम इंसान होते तो, कि यार ये बर्ड्स बनाएगा, ये उड़ने लग गया, मैंने फिक्स कर दिया इवोल्यूशन ऐसा होगा। लेकिन इवोल्यूशन में ऐसा नहीं हुआ, वो तो मर गया, कोई और उड़ने लगा। तो इवोल्यूशन डिटरमाइन नहीं है, फिक्स नहीं है, ये तो एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? स्टोकेस्टिक प्रोसेस है सर। स्टोकेस्टिक का मतलब अरे प्रोबेबल, बाय चांस, नेचर में क्या हो क्या नहीं हो, कौन मर जाए कौन नहीं मरे, कैसा एनवायरमेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यू कांट प्रिडिक्ट, यू कांट प्रिडिक्ट। डायरेक्शनल है लेकिन डायरेक्टेड नहीं है, निश्चित नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन द नेचर, नेचर में क्या हो रहा है। अगर इंडस्ट्रीज नहीं लगती तो क्या कभी ब्लैक का नंबर बढ़ता? इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ती तो क्या, बस तो चांस वाली बात थी। समझ में आया? और म्यूटेशन की बात है कि जो म्यूटेशन में होगा, जो नेचर में होगा, वो चीज सपोर्ट करेगी किसको? इवोल्यूशन को। बहुत शानदार। चलो अब एक और बहुत रेयर एग्जांपल देखने को मिलता है, बहुत रेयर एग्जांपल, बहुत रेयर एग्जांपल, बैलेंसिंग सिलेक्शन का। अच्छा, आपको किसी एक बेकार से मास्टर ने मलेरिया पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था किसी बेकार मास्टर ने मलेरिया? बिल्कुल। तो क्या उस बेकार से मास्टर ने आपको ये बताया था क्या कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो फीमेल एनाफिलीज है? फीमेल एनाफिलीज है ना? नहीं सर, प्लाज्मोडियम है। किसने पढ़ाया रे तुमको? वो तो वेक्टर है। और प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में कहां अटैक करता है, किसको डिस्ट्रॉय करता है? प्लेटलेट को। बोलो हाँ। आरबीसी को। बहुत बढ़िया। मतलब प्लाज्मोडियम को बॉडी में रहने के लिए आरबीसी चाहिए। अब कोई एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर सिकल सेप्ड आरबीसी हो चुकी है, जिसके अंदर क्या हो चुका है? सिकल सेप्ड आरबीसी हो चुकी है। उस सिकल सेप्ड आरबीसी की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर उस आदमी को मलेरिया नहीं हो रहा। समझ पा रहे हो? लेकिन वो किससे मर जाएगा? सिकल सेल एनीमिया से मर जाएगा। ये एक रेसेसिव डिजीज है कि नहीं? ये रेसेसिव डिजीज है कि नहीं? बिल्कुल। देखो इधर, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, आरबीसी नॉर्मल बनेगी, एचबीए जीन नॉर्मल है। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो एचबीएस बनेगा और एबनॉर्मल आरबीसी, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेप्ड आरबीसी हो जाएगी। अगर दोनों एलील नॉर्मल है तो आरबीसी कैसी रहेगी? नॉर्मल आरबीसी रहेगी। चलो ये बात है बेटा, एक रेयर एग्जांपल है, नेचर में बहुत कम देखने को मिलता है। और हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रॉपिकल अफ्रीका की। इस ट्रॉपिकल अफ्रीका में एक ऐसी पॉपुलेशन मिलती है इंसानों की और मच्छरों की जो बहुत तगड़े तरीके का मलेरिया करते हैं, मैलिग्नेंट टाइप का। अगर मैं और आप वहां चले जाएं तो हम मर जाएंगे। हमें कौन मार देगा? मलेरिया। समझ पा रहे हो? तो वहां पे कौन सा आदमी जिएगा जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया होगा? लेकिन सिकल सेल एनीमिया अगर हो गया तो उसको सिकल सेल एनीमिया मार देगा। तो यहां पे वो आदमी जिएगा जो हेटेरोजाइगस होगा। होमोजाइगस नॉर्मल भी मर जाएगा मलेरिया से, और होमोजाइगस सिकल सेल भी मर जाएगा सिकल सेल एनीमिया से। बचेगा कौन? जो हेटेरोजाइगस होगा, जिसमें कुछ आरबीसी नॉर्मल कुछ एबनॉर्मल होगी। तो मैक्सिमम चांसेस किसके हो गए सर्वाइवल के? होमो के, हेटेरो के? हेटेरो के हो गए कि नहीं हो गए? और इस टाइप का सिलेक्शन कहलाता है बैलेंस्ड स्मॉलिफॉर्फिज्म या बैलेंसिंग सिलेक्शन या हेटेरोजाइगस सिलेक्शन। यहाँ पे होमोजाइगस वाले सेलेक्ट नहीं होंगे। नेचर किसको सेलेक्ट कर रही है? हेटेरो को। अगर यही कंडीशन मैं अपने इंडिया में लाके दे दूं तो क्या ये सिलेक्ट होंगे? नेचर में कुछ और चाहिए, नेचर को कुछ और चाहिए, जो नेचर को चाहिए, जो फिट है वही तो हिट है। चलो अच्छा ये बताओ, क्या लाइफ स्पैन का इवोल्यूशन से कोई लेना देना है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लाइफ स्पैन किसी की ज्यादा हुई तो उसमें इवोल्यूशन तेज होगा या धीरे होगा? अगर किसी में लाइफ स्पैन ज्यादा है तो इवोल्यूशन तेज या धीरे? धीरे। और लाइफ स्पैन कम है तो तेज। फास्ट होगा कि नहीं होगा? ये तो हमको पता है ना, बस यही लिखा हुआ है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइफ स्पैन। अगर लाइफ स्पैन कैसी है? ज्यादा है तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा। यही एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखो हमने एक कॉलोनी ली जिसमें दो तरह के बैक्टीरिया दिख रहे हैं आपको। एक तो ये रेड वाला है और एक ये ब्लू वाला है, ब्लू और ऑरेंज कलर के। इनको हमने खाने के लिए पूरा का पूरा मीडियम दिया, कंप्लीट मीडियम दिया। तो ये कॉलोनी जो है अच्छे से ग्रो कर रही है, नॉर्मल ग्रोथ शो कर रही है। हमने खाने के सारे सामान दिए। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चेंज इन फीड कंपोनेंट। हम यहाँ खाने के सामान में चेंज कर रहे हैं। अब हम कंप्लीट मीडियम नहीं दे रहे, हमने डिफिशिएंट कर दिया मीडियम, खाना पीना कम कर दिया। तो मैंने देखा यहाँ से एक कॉलोनी गायब हो गई, जैसे मैंने डिफिशिएंट मीडियम किया, और सिर्फ एक कॉलोनी बच गई, कॉलोनी बी, वो थी ब्लू वाले की। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्या ये कॉलोनी हमने कुछ करा क्या? हमने तो कुछ नहीं करा, हमने तो खाना ही चेंज किया। वो जिंदा रह सकते तो तुम भी रहो।
इसका मतलब जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो जो खाना पीने की चीजें चेंज हुई है, उनको यूज करने का गुड वेरिएशन किसके पास था? गुड वेरिएशन किसके पास था? बी के पास, ब्लू वालों के पास। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब हम जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो रहे, ये प्री डिसाइडेड है। ये एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से नहीं आ रहा। म्यूटेशंस प्री एडेप्टिव हैं, नेचर तो उनको फिक्स कर रहा है पॉपुलेशन के तौर पर। समझे मेरी बात को? समझे हो भाई? नेचर में तो सब कुछ पहले से है। वो वेरिएशन ऑरेंज वालों के पास भी थे, ब्लू वालों के पास भी थे, लेकिन ब्लू वालों के काम नहीं आ रहे थे। ब्लू वालों के काम नहीं आ रहे थे तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। जैसे कि तुम एक ग्रुप हो स्टूडेंट का, उसमें से कुछ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, कुछ स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन है, सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, वेज नहीं खाते। वेज वाले सिर्फ वेज खाते हैं। अब मैं तुम्हें वेज भी खाना दे रहा हूं, नॉन वेज भी दे रहा हूं, कोई दिक्कत आएगी क्या तुमको? मुझे कोई फर्क लगेगा? मैंने कहा सब जी रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। अचानक मैंने क्या करा, नॉन वेज खाना हटा लिया। अचानक मैंने वेज खाना हटा लिया, तो अब नॉन वेज वाले जिंदा बचने लगेंगे, वेज वाले मरने लग जाएंगे। तो क्या खाना बदलने के बाद नॉन वेज वालों ने चेंज किया क्या? उनके अंदर वो कैपेबिलिटी पहले से थी। वो तो मैंने नेचर ने सेलेक्ट किया, इसलिए वो फिक्स हो गई और तुम निकल लिए वेज वाले। समझ में आया? नहीं आया तो वापस एक बार रिपीट करूंगा। आगे चलते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया। वो किया लेडरबर्ग ने। दो लोग थे ये, जोशुआ लेडरबर्ग और ईस्थर लेडरबर्ग। इन्होंने एक कॉलोनी डेवलप की बैक्टीरिया की, जिसमें 5 कॉलोनी ली, ए बी सी डी ई। इनको अगार अगार मीडियम दिया, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। ये कि इन्होंने मास्टर प्लेट बनाई। इस मास्टर प्लेट से इन्होंने एक रेप्लिका बनाई, और रेप्लिका बना के वो 5 की 5 कॉलोनी इन्होंने कहां ला दिया? एक एक कहां लाके चले गए? वो एक रेप्लिका पर। इसलिए क्या नाम दिया? लेडरबर्ग्स रेप्लिका एक्सपेरिमेंट। अब इससे 2 रेप्लिका बनाई उसने, ए और बी। एक तो जिसमें अगार अगार दिया, और एक इसमें अगार अगार के साथ पेनिसिलिन दिया। एक तो अगार अगार दिया और एक में अगार अगार पेनिसिलिन दिया। 5 कॉलोनी यहां पे देखी गई, 5 कॉलोनी यहां पे देखी गई। अब ऐसा पता चला कि जैसे ही हमने पेनिसिलिन डाला तो 2 कॉलोनी गायब हो गई, बी और डी। 2 कॉलोनी गायब हो गई, बी और डी। ओ भाई, ऐसा क्यों हुआ? एबीसीडी ये वही थी, ये भी एबीसीडी वही थी, एक ही थे ना। लेकिन कुछ जी पाए, कुछ नहीं जी पाए। ये 3 जी गए, क्योंकि इनके पास पहले से क्या था? इनके पास पहले से क्या था? पेनिसिलिन को रेसिस्ट करने वाला जीन, जो अभी तक एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? सर जरूरत ही नहीं थी ना, पेनिसिलिन था ही नहीं, अगार अगार ही था। जैसे जरूरत पड़ी, एनवायरनमेंट जैसे ही चेंज हुआ, जो प्री एडेप्टिव म्यूटेशन थे एक्सप्रेस हो गए, स्टेब्लिश हो गए। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो ये एक्सपेरिमेंट था लेडरबर्ग और लेडरबर्ग। इनके एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट दिया? देखो कि फिटनेस जो है या अडेप्टिव एबिलिटी जो है, जिसको डार्विन ने गुड वेरिएशन कहा था, इनका एक जेनेटिक बेस है, ये पहले से है। नेचर की जो डिमांड है वो फिक्स हो जाएगा। Microbial experiments show that pre-existing advantageous mutation, when selected, will result in observation of new phenotypes over few generations. This would result in speciation. जब लगातार ये देखा गया तो आने वाली सारी कॉलोनी ऐसी स्टेब्लिश हो गई जो पेनिसिलिन रेसिस्टेंट थी। अभी तक दोनों थे, पेनिसिलिन वाले भी और दूसरे भी, क्योंकि पेनिसिलिन था ही नहीं। जैसे ही पेनिसिलिन आया, नेचर चेंज हुआ, नेचर ने उस चीज को जो पहले से उनके पास था उनको स्टेब्लिश करा दिया। तो लास्ट लाइन पढ़ने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मींस म्यूटेशंस आर प्री एडेप्टिव। ये नए नहीं हैं, पहले से ऑर्गेनिज्म के पास हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ रही तो दिख नहीं रहे। लेकिन जैसे ही नेचुरल ने सिलेक्शन किया, नेचुरल सिलेक्शन फिक्सेस देम इन अ पॉपुलेशन ओवर द जनरेशन, और बहुत लंबे टाइम बाद एक नई स्पीसीज बन सकती है। क्या बात समझ में आई आपको मेरी? क्या बात समझ में आई आपको मेरी? बोलो, समझ में आ गया ना? वापस समझाता हूं। जैसे मेरे अंदर कोई म्यूटेशन तुम्हें आज दिखा, आज नहीं है, पहले से है। बिल्कुल श्रुति, बिल्कुल आज नहीं, पहले से है, पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है। बस एक्सप्रेस आज हुआ क्योंकि पेनिसिलिन आज आया, और जिसने एडेप्टेशन कर रखा था वो सर्वाइव कर गया, जिसने नहीं कर रखा था वो मर गया। तो नेचुरल सिलेक्शन एक नई स्पीसीज बनाने में रोल प्ले करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बात आ गई समझ में? बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल। ये देखो, जिस तरीके से हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा, वैसे इंसान भी सिलेक्शन करवा रहा है आजकल, जिसको हमने क्या बोला है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, है ना? और हम किसका सिलेक्शन करवाएंगे? जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। मान लो हमने कोई ऐसी गाय बना ली जो दूध बेकार देती है, कम देती है, बीमार रहती है, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। हम कौन सी गाय सेलेक्ट करेंगे? जो दूध अच्छी देती है। तो हमने उसको सेलेक्ट किया। यही काम नेचर अगर करती तो बहुत टाइम लेती। बहुत टाइम लेती कि नहीं लेती? बिल्कुल तस्कीन, बिल्कुल बोलेंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज आल्सो एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन। तो शुरू में बस ये एक ही गोभी मिलती थी, ब्रेसिका ओलेरेसिया। हमने उल्टे सीधे क्रॉस करवा के, ब्रीड करवा के इतनी तरह की गोभीज बनवा ली आज।
जो इंसान को पसंद आती गई, उसके फायदे की होती गई, वो उसको सेलेक्ट करके ब्रीड करवाता गया, और आज नेचर में एस्टेब्लिश ब्रीड है। जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉग्स नहीं देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉग्स देखे ना, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा, कोई नाटा, कोई काला, कोई धोला, कोई सफेद बाल, कोई काले बाल, अलग अलग कलरफुल। ये नेचर में इतनी जल्दी कहां से आ गए? ये सब इंसान ने बनवाए हैं। नेचर तो सेलेक्ट करती जाने का। हाँ, वो वोडाफोन वाला, हाँ हाँ हाँ, कुत्ता, वो छोटा सा पग पग जिसको बोलते हैं ना, वो किसी काम का नहीं हो, गली के कुत्तों के साथ छोड़ दो तो उसको मार डाले साले को, पर वो इंसान को पसंद आ गया। हाउ क्यूट, ओहो हम तो इसको पालेंगे, लाओ लाओ लाओ, और बनवाए। जर्मन शेफर्ड बहुत सारे हैं, रॉटवीलर, पता नहीं क्या क्या, लेब्राडोर, फाफ्राडोर, मुझे तो पता भी नहीं है। समझ पालते हो? पालते हो क्या? समझ पा रहे हो? मैं तो नहीं पालता है। मैं पापा से बोला था, मैंने कहा पापा पाल लेते हैं, पापा ने बोला तू है तो सही, क्या करेंगे, हर्ट होता है कभी कभी, पर ठीक है चलो। फिर तब से मैंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं पालते। हाँ, मैंने कछुआ पाला था, मैंने पैरेट भी पाला था, है ना। हाँ चलो, हाँ कछुआ, टोरटोइस, चलो। तो इंसान भी सिलेक्शन करवाता है, समझ पा रहे हो? इंसान भी सिलेक्शन करवाता है, तो इसको ही हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। तो तर्क ये दिया गया, और ये समझ में आया ना भाई सभी को? बहुत आसान सी चीज थी। ये देखो, ये वाइल्ड रॉक पिजन मिलता था। आपने मसक्कली का नाम सुना है? मसक्कली, 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 वो सोनम कपूर वाली मसक्कली नहीं बे, उसमें जो कबूतर दिखाते ना वो। तो ये वाइल्ड रॉक पिजन ही मिलता था, लेकिन हमने क्रॉस करवा करवा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखो कबूतर बनवा दिया। ये रियो मसक्कली, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, दिल्ली 6 वाली, बिल्कुल ये रियो मसक्कली, है ना। समझ पा रहे हो? तो लोग इनको पालने लगे, इंसानों ने बनवाया, फिर इंसान स्टेब्लिश करते गए। अब अगर ये फर्टाइल निकले, अगर ये फर्टाइल निकले, तो आगे ये अपनी स्पीसीज बनाते जाएंगे, क्योंकि हमने इनको सेलेक्ट करवा दिया। समझ में आ गई चीज? तो किसी को ये मोटी गर्दन वाला पसंद आया, किसी को ये पसंद आया, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो ये तर्क दिया जाने लगा कि अगर इंसान सेलेक्ट करके कोई स्पीसीज को स्टेब्लिश करवा सकता है, तो यही काम हजारों लाखों सालों में नेचर क्यों नहीं कर सकती? तो इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। बोलता ही नहीं है कोई। क्लियर? बहुत बढ़िया, चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्शन की। भाई सिलेक्शन तो हुआ है ना। अब कौन सा टाइप का होगा ये हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत आसान है, 3 टाइप का है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। 2-3 चीजें पूछेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स हैं, और उन फिनोटाइप्स में कोई 1 या 2 सेलेक्ट होंगे, सभी तो सेलेक्ट नहीं होंगे ना। अब मान लो यहाँ पे 3 तरह के चूहे दिख रहे हैं आपको, एक तो लाइट कलर वाले, डार्क कलर वाले और लाइट कलर वाले। मैंने इनको वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया, एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो वैल्यू, एक्सट्रीम हाई वैल्यू और मीन वैल्यू। क्या बोल दिया? एक्सट्रीम लो वैल्यू, एक्सट्रीम हाई वैल्यू। अब मान लीजिए नेचर किसको सपोर्ट कर रही है? जो मीन वैल्यू वाले हैं, जो मीडियम कलर वाले हैं, उनको सपोर्ट कर रही है। तो किसका नंबर कम होने लगेगा? दोनों पेरिफेरल वैल्यू का कम होने लगेगा, और किसका नंबर बढ़ने लगेगा? मीन वैल्यू वालों का नंबर बढ़ने लगेगा। तो जो ग्राफ है क्या कुछ इस तरीके से आएगा? क्या कुछ इस तरीके से आएगा? क्या कुछ इस तरीके से आएगा? क्या देखो, बिल्कुल। पहले क्या हुआ? सब सेलेक्ट हो रहे थे, लेकिन जैसे ही नेचर ने सिलेक्शन चालू किया, नेचर ने किसको सेलेक्ट करना शुरू कर दिया? बीच वाले को। तो बीच वालों का नंबर बढ़ता जाएगा और साइड वालों का नंबर कम होता जाएगा। तो ग्राफ की जो पीक है वो ऊंची होती जाएगी, ग्राफ की जो पीक है वो ऊंची होती जाएगी और नैरो होती जाएगी। तो सवाल आएगा कि ऐसा नेचुरल सिलेक्शन जिसमें ग्राफ की पीक हाई हो रही है, नैरो हो रही है, बताइए कौन सा सिलेक्शन हो रहा है? स्टेबलाइजिंग हो रहा है। आपसे पूछा कि मीन वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, मीन वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, मीन वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, तो कौन सा ग्राफ बनेगा? कौन सा सिलेक्शन होगा? बहुत शानदार। बस ये 2 सवाल पूछेंगे। एक एग्जांपल ये कि जो मानव में जो बच्चे पैदा होते हैं, उसमें ना तो बिल्कुल कमजोर बच्चे जिंदा रहते हैं, ना बहुत ज्यादा मोटे बच्चे जिंदा रहते हैं। जो एवरेज वेट वाले हैं वो ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। मतलब कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो रही है? कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो रही है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, मतलब कौन सा सिलेक्शन? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। बहुत शानदार। चलिए, दूसरा है डायरेक्शनल, वही सेम। अब यहां पे भी कितनी वैल्यू है? 3, एक्सट्रीम लो वैल्यू, एक्सट्रीम हाई वैल्यू और मीन वैल्यू। यहां पे जो सेलेक्ट हो रही है वो कोई एक हो रही है, किसको छोड़ के? मीन को तो नहीं होगा ना, मीन को होगा तो स्टेब्लिश हो जाएगा। किसको? या तो एक्सट्रीम हाई होगा या एक्सट्रीम लो होगा, कोई भी हो। तो मुझे ये बताओ, क्या ग्राफ की पीक शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? ग्राफ की पीक शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? या तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी या इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। एक्सट्रीम हाई है या एक्सट्रीम लो है? मान लीजिए एक्सट्रीम हाई वैल्यू यहां पे सेलेक्ट हो रही है, एक्सट्रीम वैल्यू हाई सेलेक्ट हो रही है, तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा उसकी पीक किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो सवाल आपसे ये पूछा जाए कि पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कौन सा सिलेक्शन हो रहा है? डायरेक्शनल हो रहा है। कोई एक वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, एक्सट्रीम हाई भी हो सकती है, एक्सट्रीम लो भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? तीसरा, जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म और डीडीटी वाला। डिसरप्टिव में क्या हो रहा है बच्चों कि 3 वैल्यू है, हाई, लो और मीन। मीन वैल्यू सेलेक्ट होती है तो स्टेबलाइजिंग,
एक्सट्रीम हाई इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, अभी तो बताया यार, क्या कर रहे हो तुम? सबसे पहले शुरुआत ही वहीं से करी थी, वो मौत वाला ब्लैक एंड व्हाइट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। 3 वैल्यू है, हाई, मीडियम और लो। मीन वैल्यू सेलेक्ट हो रही है तो स्टेबलाइजिंग। कोई एक हाई या लो सेलेक्ट हो रही है, कोई एक हाई या लो सेलेक्ट हो रही है तो स्टेबलाइजिंग। अगर दोनों एक्सट्रीम वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, हाई भी सेलेक्ट हो रही है और लो भी सेलेक्ट हो रही है, हाई भी सेलेक्ट हो रही है, लो भी सेलेक्ट हो रही है, लेकिन मीन वाली सेलेक्ट नहीं हो रही, तो कितने पीक बनेंगे? बहुत आसान सर, यहां पे 2 पीक बनेंगे, यहां पे 2 पीक बनेंगे, ये 2 पीक बन गए। तो बिफोर सिलेक्शन 1 पीक, आफ्टर सिलेक्शन 2 जो है क्या हो गए, पीक बन गए। तो बहुत आसान, अगर किसी ग्राफ में 2 पीक बन रहे हैं, कौन सा सिलेक्शन? डिसरप्टिव, है ना। चलो एक मैं सिचुएशन देता हूं तुमको, देखे समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से सुनना। तुम डेयरी फार्म चलाते हो, डेयरी फार्म है ना, जहां तुम्हें दूध बेचना है, जहां तुम्हें गाय पालनी है ना, गाय पालनी है। तो तुम गाय का सिलेक्शन करोगे ना कि मुझे ये गाय चाहिए, वो गाय चाहिए। तो तुम जिस प्रकार का सिलेक्शन करोगे वो कौन सा होगा? तुम जिस टाइप का सिलेक्शन करोगे वो कौन सा होगा? डायरेक्शनल होगा, डिसरप्टिव होगा या स्टेबलाइजिंग होगा? बहुत बढ़िया, जो बच्चे डायरेक्शनल बोल रहे हैं, जो बच्चे डायरेक्शन बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, क्योंकि आप कौन सी गाय सेलेक्ट करोगे? जो ज्यादा दूध देगी। और आप एक हाई वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब बोलता ही नहीं है कोई, डायरेक्शनल, सिंपल यार, क्या तुम यार हैं बच्चे लोग। चलो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ी बाहर की चीज है, सुन लो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। स्टेबिस ने अपनी बुक लिखी थी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और ये नियो डार्विनिज्म का 6th पॉइंट था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ऐसा हो रहा है कि वो पहले तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई एक ग्रुप है, पॉपुलेशन, वो रिप्रोड्यूस कर रही है, आपस में इंटरब्रीड कर रही है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उनका ब्रीडिंग बंद हो गया, वो आपस में रिप्रोडक्टिवली क्या हो गए, अलग हो गए, आइसोलेट हो गए, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये 2 टाइप का है, प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक। मतलब इसमें तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एक में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? चल, अब प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या फर्टिलाइजेशन होगा? क्या प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या फर्टिलाइजेशन होगा? क्या नहीं होगा? होगा नहीं, तभी तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा। अब ये फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा? उसके कई कारण हो सकते हैं, इकोलॉजिकल दिख रहा होगा आपको, टेम्पोरल, बिहेवियर, मैकेनिकल, गैमेटिक, कुछ भी कारण हो सकता है। रिजल्ट ये आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन रुक रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब जाइगोट ही नहीं बन रहा, तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होना। मान लीजिए सब लोग एक जगह रह रहे हैं, अचानक जमीन फट के 2 टुकड़ों में बट गई, बीच में समुद्र आ गया, तुम अलग आइलैंड पे चले गए, वो अलग आइलैंड पे चले गए, उनका अब इनसे लेना देना नहीं, तो धीरे धीरे ये रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल। दूसरा है पोस्ट जाइगोटिक, इसमें जाइगोट तो बनता है, जाइगोट तो बनता है, लेकिन वो जाइगोट डेवलप नहीं हो पाता। पहली कंडीशन, जिसको तो क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। दूसरा हाइब्रिड स्टेरिलिटी, दूसरा क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इसमें जाइगोट बना, जाइगोट एडल्ट भी बना, लेकिन वो एडल्ट कैसा निकला, स्टेराइल, वो एडल्ट अब बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा। तो इसके एग्जांपल हैं, ये फर्टाइल से क्या बना, स्टेराइल, फर्टाइल से क्या बना, स्टेराइल, बच्चा बना, जाइगोट बना, बड़ा हुआ, लेकिन आगे वो काम नहीं कर पा रहा। कुछ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनमें वो फर्टाइल हैं, जैसे कि लाइगर और टाइगोन। इसमें क्या हुआ कि हमने क्रॉस करवाया, जाइगोट बना भी सही, जाइगोट बड़ा भी हुआ, जाइगोट फर्टाइल भी था, लेकिन अब उस जाइगोट से, उस हाइब्रिड से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो फर्टाइल नहीं है, उनकी फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। उसी को हमने क्या बोला है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। सुन लीजिए, कोई खास बात नहीं है, क्लियर है यहां तक बात? हाँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, तस्कीन कह सकते हो, बोलो। नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं, हाइब्रिड ब्रेकडाउन कुछ नहीं है। जाइगोट बनेगा, वो बड़ा होगा, वो बच्चे पैदा करेगा, बोलो, लेकिन वो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो फर्टाइल नहीं है, बस सिंपल। ब्रेकडाउन हो गया ना, हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो गया। अगला है स्पीसीएशन का मतलब है, ये सब एनसीईआरटी के बाहर की चीजें हैं, लेकिन हमने जो इवोल्यूशन पढ़ा है उससे मिलती जुलती चीजें हैं, कुछ डाउट क्लियर होते हैं, इसलिए जरूरी है। स्पीसीएशन मतलब सीधा सा स्पीसीज का फॉर्मेशन होना। 2 तरीके से हो सकता है, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशनल। अगर पुरानी स्पीसीज जिंदा रहते हुए नई स्पीसीज बन रही है, पुरानी स्पीसीज है और नई बन रही है, नई बनी है, पुरानी मरी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट।
ट्रांसफॉर्मेशन में पुरानी जाएगी और नई आएगी, पुरानी जाएगी और नई आएगी। तो डाइवर्जेंट में पुरानी मरेगी क्या? नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन में पुरानी मरेगी, हाँ, वो खत्म होगी, वो चेंज होगी दूसरे में। ये दो तरह का, एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक, ये भी दो तरह का, फाइलेटिक और क्वांटम। चलिए इसको समझते हैं। एलोपैट्रिक में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन देखने को मिलेगा। ये सब बेचारे एक जगह रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, अचानक इनके बीच में आइसोलेशन हो गया, ये ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो गए और दो अलग अलग प्लेस पे चले गए, तो यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज बन गई। इसे तो बोला क्या पुरानी स्पीसीज मरी क्या? नहीं, दोनों है। दूसरे वाले में सिम्पैट्रिक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसी एरिया में अचानक कुछ हुआ, क्या हुआ वी डोंट नो, म्यूटेशन हो सकता है, कुछ और हो सकता है, वी डोंट नो, पर यहाँ पे बीच में एक अलग ही ग्रुप बन गया और साइड का ग्रुप भी अभी जिंदा है, मतलब डाइवर्जेंट। लेकिन डाइवर्जेंट में अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है तो एलोपैट्रिक और नहीं है तो सिम्पैट्रिक। अगला है ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब इसमें पुरानी मरेगी दूसरी आएगी। जैसे कि घोड़ा, याद करो हॉर्स में क्या हो रहा था, इओहिप्पस से मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, पिलियोहिप्पस, इक्वस। क्या आज दुनिया में बस इक्वस है या ये सारे हैं? सिर्फ और सिर्फ इक्वस है, सिर्फ और सिर्फ इक्वस है, यानी कि पुराना मर गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल। और ये बहुत हजारों सालों में हुआ है, ये हजारों लाखों सालों में हुआ है, इसको बोलते हैं फाइलेटिक। लेकिन अगर ये चेंज अचानक हो जाए, अचानक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटम। और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा करने की ताकत तो सिर्फ एक ही में है, वो कौन? म्यूटेशन। और जब म्यूटेशन इतना बड़ा हो कि स्पीसीज बना दे, तो उस म्यूटेशन को हम क्या टर्म देते हैं? बताया हूं, पढ़ा चुका हूं, साल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। याद करो, म्यूटेशन जब इतना बड़ा हो जाए कि स्पीसीज ही बदल दे, इसी को क्या नाम देते हैं? साल्टेशन। ह्यूगो डिवरीज, बहुत बढ़िया, समझ में आया सभी को? तो ये स्पीशीएशन के बारे में टर्म था। एक है मिमिक्री, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हालांकि आपके इकोलॉजी में आता है, याद नहीं करना है लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना है ना। चलो, मिमिक्री तो आप सब जानते हैं ना, नकल करना। मैं आपकी नकल करूं तो मैं मिमिक, और आप क्या हो गए? मॉडल। मैं अमिताभ बच्चन की नकल उतार रहा हूं, मिमिक्री कर रहा हूं, मैं मिमिक हो गया, वो मॉडल हो गया। ऐसा क्यों करते हैं? ऑर्गेनिज्म नेचर में बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अटैक करने के लिए, छुपने के लिए, इन सब के लिए मिमिक्री की जाती है। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दो तरह की तितलियां दिख रही हैं, मोनार्क बटरफ्लाई और वाइसराय बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो खाने में बहुत कड़वी है, बेकार, डिसटेस्टफुल, लेकिन वाइसराय बहुत बढ़िया है, अच्छी है। प्रेडेटर आएगा, किसको खाएगा? मोनार्क को खाएगा और थूक देगा। क्यों थूका उसने? क्योंकि उसको कड़वी लगी। अब वो उसने किसको देखा? वाइसराय को, इसको भी खाया, इसको खाया, कैसी लगी? अच्छी, इसको खाता रहा। फिर दूसरा प्रेडेटर आया, वो भी इसको खाया, दूसरा प्रेडेटर आया, उसको भी इसको खाया। तो इस वाइसराय ने सोचा ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, सब मुझे खा रहे हैं। फिर इसने देखा कि इस मोनार्क को तो कोई नहीं खा रहा, मोनार्क तुझे कोई नहीं खा रहा, अच्छा तुझे उसने समझ लिया कि तू कड़वी है, चल अब वो जब भी आएगा ना मैं तेरे। तो प्रेडेटर आया, उसने देखा मोनार्क, अरे नहीं ये तो गंदी है, मैंने खाई थी। उसने दोबारा वाइसराय को देखा, अरे ये भी वाइसराय नहीं है, तो मोनार्क है, क्योंकि ये वाइसराय ही है। इसने क्या कर लिया? क्या कर लिया अपने आप को बचाने के लिए? मिमिक्री कर ली। समझ में आ गई? बिल्कुल, भैंस बदल लिया, बहरूपिया हो गया। फिर जब वो चला जाएगा वापस नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा ही देखो, ये कोरल स्नेक और स्कारलेट किंग स्नेक में मिलता है। कोरल स्नेक जो है वो पॉइजनस होता है और ये नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन दोनों कैसे दिख रहे हैं? एक। दोनों कैसे दिख रहे हैं? एक। ऐसे ही दूसरी मिमिक्री है, ये देखो, ये आपको कंफ्यूज करेगी। दूसरी मिमिक्री है मुलेरियन मिमिक्री, बहुत आसान। मुलेरियन मिमिक्री देखो, एक बटरफ्लाई कौन सी है? मोनार्क। ये खाने में अच्छी थी कि बेकार थी? ये खाने में अच्छी थी कि बेकार थी? बेकार। दूसरी देखो यहाँ पे कौन है? क्वीन बटरफ्लाई। कौन है यहाँ पे? क्वीन बटरफ्लाई। ये भी खाने में बेकार, ये भी खाने में बेकार। और ये दोनों एक दूसरे की नकल करती हैं, ये दोनों एक दूसरे की नकल करती हैं। अरे सर, इनको नकल करने की क्या जरूरत है? जब ये दोनों खाने में कड़वी है तो प्रेडेटर आएगा तो क्यों खाएगा? सवाल आ रहा होगा ना। अब अच्छा ऐसे सोचो, एक जगह 10 मोनार्क रह रही है और एक जगह 10 बटरफ्लाई, ये क्वीन रह रही है, दोनों एक जगह रह रही है, दोनों दिखने में अलग अलग है। प्रेडेटर आएगा, मोनार्क को खाएगा, थूक देगा। फिर वही प्रेडेटर किसको ट्राई करेगा? क्वीन को खाएगा, थूक देगा। दूसरा प्रेडेटर आएगा, किसको खाएगा? मोनार्क को, थूक देगा। फिर किसको ट्राई करेगा? क्वीन को। ऐसे वो क्वीन को भी खाएगा एक बार और मोनार्क को भी खाएगा। जब भी प्रेडेटर आएगा कितनी तितली मरेगी? 2। लेकिन अगर ये दोनों एक जैसी दिखने लग जाए तो जब प्रेडेटर आएगा तो एक को खाएगा लेकिन दूसरे को ट्राई नहीं करेगा, एक ही जान जाएगी, 2 जान नहीं जाएगी, तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। देखा, इतना शानदार चीजें मिलती है नेचर में। ऐसे ही ये मॉथ और ये वास्प दोनों डंक मारने वाले हैं, दोनों काट सकते हैं, इनमें भी जहर होता है हल्का सा, लेकिन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये एक जैसे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे की प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगला है टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। इसमें कुछ खास नहीं। इवोल्यूशन में हम बोलते आ रहे हैं कि स्पीसीज बनेगी, स्पीसीज बनेगी, स्पीसीज बनेगी। बिल्कुल, अगर स्पीसीज बन रही है या सब स्पीसीज बन रही है तो ये किस टाइप का इवोल्यूशन है? माइक्रो। अगर ऑर्डर, फैमिली या जीनस का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैक्रो, और किंगडम, फाइलम, क्लास का हो रहा है तो बोलो मेगा। तो इवोल्यूशन के दौरान बन क्या रहा है? किंगडम बन रहा है, ऑर्डर बन रहा है, स्पीसीज बन रहा है, उसके बेसिस पर हमने नाम दे दिए और ये उनके एग्जाम्पल दे दिए। क्लियर? तो ये चीज थी आपकी मिमिक्री के बाद टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन की। अगली चीज, ये स्लाइड से पढ़ लेना आप लोग, है ना, ये स्लाइड से पढ़ लेना, इसको ऐसे नोट मत करो। अगली चीज,
इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या रिजल्ट है? इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या रिजल्ट है? देखो एग्जैक्ट हमें आइडिया नहीं है, आज भी हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या है, फिर भी हम इसको इस तरीके से बताते हैं कि जब हम इस वर्ल्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं तो इवोल्यूशन को एक प्रोसेस मानते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड में अगर हम स्टोरी ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, लाइफ से लाइफ कैसे बनी, स्पीसीज से स्पीसीज कैसे बनी, इसको अगर देखते हैं तो इसको हम उसका रिजल्ट मानते हैं, उस प्रोसेस का रिजल्ट मानते हैं। तो किस बात कर रहा है इसके बेसिस पर आंसर जाएगा, और वैसे भी हमें अभी स्टिल क्लियर नहीं है। बात समझ में आ गई? ये दो तीन चीजें दी रखी है। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इंडिविजुअल। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन, है ना। और सबसे मेन चीज क्या है इवोल्यूशन के लिए? किसका होना चाहिए, कौन होना चाहिए, क्या आनी चाहिए तभी इवोल्यूशन होगा? अरे वेरिएशंस, बहुत बढ़िया तस्कीन, बहुत बढ़िया जिक्रा, मान्या, बहुत तुषार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब तुम्हें समझ में आ गई चीज के एग्जैक्ट चीज क्या है। सारी कहानी डार्विन की यहीं तो अटकी थी, सोर्स ऑफ वेरिएशन पे। मेन सोर्स कौन है? मेन सोर्स कौन है? मेन सोर्स कौन है बच्चों? मेन और अल्टीमेट सोर्स किसे कहा था? म्यूटेशन को। कंटिन्यूअस सोर्स किसको कहा था? कंटिन्यूअस सोर्स किसको कहा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अगला है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब ये होता है कि जब एनिमल अपने सराउंडिंग में छिप जाता है, एनिमल जब अपने सराउंडिंग में छिप जाता है तो इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। और अगर वो क्या करे, किसी की नकल करे, किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसे क्या कहेंगे? अगर वो किसी की नकल करे तो उसे क्या कहेंगे? मिमिक्री। और सराउंडिंग जैसा दिखे तो? सराउंडिंग जैसा दिखे तो? बहुत शानदार। तो यहाँ ये एक और कहानी खत्म होती है आप लोगों की। मैं ये पीडीएफ सेव कर देता हूं, फिर अपन अपनी नेक्स्ट कहानी शुरू करेंगे, और वो नेक्स्ट कहानी होगी आपकी ह्यूमन इवोल्यूशन की। 15-20 मिनट की कहानी है जिसको आपको रटना पड़ेगा, उसमें ऐसा समझने का कुछ नहीं है। बस एक बार मैं आपके बोलता जाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लगता जाए कि हो क्या रहा है ना। वो आपको कुछ चीजें हैं जो एक बार मॉड्यूल से पढ़ लेना उसको, एक बार मॉड्यूल से पढ़ लेना उसको, उसके बाद आप उसे सोल्व करेंगे एनसीईआरटी से, है ना। इवोल्यूशन कहां तक आ रहा है? केमिकल इवोल्यूशन के जो एविडेंसेस हैं